सुमित धवन, न्यूरोलॉजिस्ट और डेवलपमेंटल स्पीच स्पेशलिस्ट हूँ मैं। तो आज हम बात करेंगे स्पीच डिले और ऑटिज़म के बारे में। तो का आज आपने जिसमें हमने स्पीच डिले के बारे में बात की। तो स्पीच डिले और एक ऑटिज़म बहुत मिलती-जुलती प्रॉब्लम्स हैं। तो कोई भी पेरेंट्स सुनना नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चे को ऑटिज़म है, एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा क्योंकि लोगों को बच्चा लगता है कि बहुत फिज़िकली एक्टिव है और बहुत इंटेलिजेंट है, उछल-कूद करते रहता है, तो मेरे बच्चे को ऑटिज़म कैसे हो सकता है? लोगों को लगता है ऑटिज़म तो ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चा पूरी तरह पागल हो जाता है। तो स्पीच डिले और ऑटिज़म में डिफरेंसेस क्या है, मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहला पार्ट आता है बच्चा स्पीच डिले मतलब क्या है? बच्चा बोल नहीं रहा है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप क्या पूछोगे? आप बच्चे को चेक करोगे बच्चा नाम पे रिस्पॉन्ड कर रहा है या नाम पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। तो नेम रिस्पॉन्स सबसे बहुत इंपॉर्टेंट सिम्पटम है कि ऑटिज़्म का। मतलब आप बच्चे को बुला रहे हो, "आद्विक इधर आ जाओ", तो आद्विक रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब आपका जवाब रहेगा कि मैं 4-5 बार बोलने पे बच्चा रिस्पॉन्ड करता है। तो अगर आपका बच्चा 4-5 बार बोलने पे रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो मतलब आपका बच्चे का अटेंशन कम है। अटेंशन कम है मतलब बच्चा इग्नोर कर रहा है। इग्नोर कर रहा है मतलब अपनी धुन में मस्त है। तो ये सबसे मेजर सिम्पटम है ऑटिज़्म का जिसमें बच्चा ध्यान नहीं देता है, नेग्लेक्ट नहीं करता है। अब पेरेंट्स ऑटिज़्म को मानना नहीं चाहेंगे, तो बोलेंगे मैं जब से ज़ोर से चिल्लाता हूँ, 4-5 बार रिस्पॉन्ड बुलाता हूँ तो बच्चा रिस्पॉन्ड करता है। तो ये बुरी बात है। हमारा टारगेट बहुत सिंपल है 1:1 मतलब बच्चे को एक बार आप आवाज़ दो, नॉर्मल भाषा में आवाज़ दो और बच्चा रिस्पॉन्ड कर ले। "आद्विक इधर आ जाओ", तो आद्विक देखता है, शर्माता है, अपने काम में बिज़ी हो जाता है। तो इसको बोलते हैं अटेंशन टिक नहीं रहा है। अब इसको पेरेंट्स मिस इंटरप्रेट कैसे करते हैं? पेरेंट्स मिस इंटरप्रेट ऐसे करते हैं कि आद्विक के लालच देते हैं, "आद्विक मैं बाहर जा रही हूँ", "आद्विक चॉकलेट ले लो", "आद्विक खाना आ गया", तो इसको बोलते हैं सिलेक्टिव रिस्पॉन्स। सिलेक्टिव रिस्पॉन्स मतलब बच्चे की काम की चीज़ आप उसे बोल रहे हो और बच्चा सिर्फ़ उसी टाइम में रिस्पॉन्ड कर रहा है। क्योंकि उसको पता है कि बाहर जाना है तो उसके काम की चीज़ है। उसे पता है पापा चॉकलेट आने देने वाले हैं तो बहुत काम की चीज़ है। देखो दादू आ गए, पता है चॉकलेट देने वाले हैं। दादी आ गई, दादी उसे टीवी देखने वाली है। तो इसको बोलते हैं सिलेक्टिव रिस्पॉन्स। नंबर थर्ड सिम्पटम है बच्चे की सुनने की क्षमता कम है। सुनने की क्षमता कम है मतलब बच्चा बहरा है, ऐसा नहीं होता है। सुनने की क्षमता कम है मतलब अटेंशन नहीं है। मतलब आप बच्चे को बुला रहे हो, बच्चा नाम पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। आप उसे बोल रहे हो देखो पापा आ गए, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। लेकिन अगर उसका टीवी, मोबाइल, यूट्यूब और उसके पसंद की राइम्स लगा लेते हो, तो वो बच्चा तुरंत रिस्पॉन्स करता है। क्योंकि ले बच्चे ने ज़िंदगी भर एक ही काम किया है जो कि टीवी, मोबाइल और यूट्यूब सुना है, तो वो उसकी धुन बहुत पसंद करता है और वो तुरंत दौड़े-दौड़े, भागते-भागते पहुँच जाता है। इसका मतलब 2 चीज़ होता है कि बच्चे की सुनने की क्षमता तो ठीक है, लेकिन उसका रिस्पॉन्स बहुत सिलेक्टिव है। सिलेक्टिव मतलब वो सिर्फ़ इलेक्ट्रॉनिक आवाज़ को रिस्पॉन्ड करता है। तो ये हमारी सबसे नंबर 1 प्रॉब्लम्स आती है। तो नंबर 3 प्रॉब्लम हमारी आती है सिलेक्टिव रिस्पॉन्स। नंबर 4th प्रॉब्लम हमारी आती है आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट मतलब क्या होता है कि बच्चे ने मेरी नज़र से नज़र मिलाना। नज़र से नज़र मिलाना मतलब क्या होता है मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। अब इमेजिन करो आप और हम यहाँ पे सामने-सामने बैठे हैं। बच्चा आपकी गोद में बैठा है, तो इस टाइम बच्चा क्या कर रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 2 ढाई साल के बच्चे से मैं एक ही एक्सपेक्ट करता हूँ कि या तो वो आपकी तरफ देखे या मेरी तरफ देखे। इसका मतलब क्या है? वो गौर से मेरी बात सुन रहा है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। वो आपकी नज़रों में मिला के देख रहा है और मेरी तरफ देख रहा है। जैसे ही मैं बच्चे के पास आऊँगा, वो छुप के मदर के पीछे भाग जाएगा या रोने लग जाएगा या डरने लग जाएगा। इसका मतलब क्या है? उसने मुझे पहचान लिया कि मैं एक अनजान बंदा हूँ, मैं उसे कुछ करने वाला हूँ और इसीलिए वो डर गया। लेकिन वो कंटीन्यूअस मेरी बात सुन रहा है, मेरे से नज़र मिला के देखते जा रहा है या मदर की तरफ देख रहा है कि ये बंदा क्या बोल रहा है मेरे बारे में। अगर इस सिचुएशन में बच्चा मेरी तरफ भी नहीं देख रहा है और आपकी तरफ भी नहीं देख रहा है और उसका ध्यान कोई खिलौने पे चला गया, कोई पंखे पे चला गया, कोई दरवाज़े पे चला गया, मतलब वो अपनी धुन में मस्त है, उसका आई कॉन्टैक्ट है ही नहीं। अब इससे पेरेंट्स कैसे मिस इंटरप्रेट करते हैं? मैं हमेशा साथ-साथ में गलतियाँ भी बताते जाऊँगा क्योंकि पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चे की प्रॉब्लम सुनना नहीं चाहते। उनको तो लगता है सब कुछ सही चल रहा है। उनका ये रहता है कि जब मैं गाना गाती हूँ, तो बच्चा मेरे से बहुत अच्छा आई कॉन्टैक्ट करता है। जब मैं उसे खाना खिलाती हूँ या खिलौने देती हूँ, तब बच्चा बहुत अच्छा आई कॉन्टैक्ट करता है। अब इसको बोलते हैं सिचुएशनल आई कॉन्टैक्ट मतलब सिलेक्टिव सिचुएशंस में बच्चा सिर्फ आई कॉन्टैक्ट कर रहा है, नहीं तो 90% बच्चा कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा है। इसका एग्ज़ाम्पल क्या है? अगर आप और आपके हस्बैंड 15 मिनट बात करें, तो बच्चा कितनी देर आपकी बात सुन रहा है और कितनी देर आपके दोनों के चेहरे की तरफ देख रहा है? ये आंसर मुझे सारे पेरेंट्स देते कि बच्चा 1 मिनट भी दोनों पेरेंट्स की तरफ देखता नहीं है। तो हमारी नंबर 4 प्रॉब्लम्स आती है आई कॉन्टैक्ट। नंबर 5th प्रॉब्लम्स हमारी आती है कि बच्चा खेलता नहीं है, सोशल नहीं है। सोशल नहीं है इसके एग्ज़ाम्पल्स मैं आपको बहुत क्लियर कट समझाऊँगा कि सोशल का मतलब क्या होता है। अब मैं बच्चे को खिलौने दे दूँ, वो गाड़ी लेके बैठ गया और घंटों तक गाड़ी के साथ खेल रहा है। उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आप और मैं क्या कर रहे हैं, दूसरे बच्चे क्या कर रहे हैं और माहौल में क्या हो रहा है। तो
अगर उसे कोई दूसरा बच्चा दिख भी गया, तो वो उसके हाथ से गाड़ी छीन के आ जाएगा। तो दूसरे बच्चे अकेले अपना अलग खेल रहे हैं, आपका बच्चा अकेला खेल रहा है। उसको पता ही नहीं दूसरे बच्चों से क्या बात करनी, कैसे खेलना है, कैसे इंटरैक्ट करना है, या बच्चा अपनी धुन में अकेला ही खेल रहता है। तो हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम है बच्चे का सोशल इंटरैक्शन बहुत ही खराब है। हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चा हाइपर एक्टिव है। हाइपर एक्टिव मतलब क्या है कि बच्चा कंटिन्यूअस कुछ ना कुछ हरकतें कर रहा है। अब पेरेंट्स हमेशा डिफेंड करना चाहेंगे मेरे बच्चा हाइपर एक्टिव नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है? सिंपल है, अगर आप और आपके हस्बैंड दोनों पेरेंट्स आपस में बात करें तो बच्चा क्या कर रहा है? या तो बच्चा उछल-कूद कर रहा है, इधर से चढ़ रहा है, नीचे उतर रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, नीचे उतर रहा है, चीज़ें निकाल रहा है, खोल रहा है, निकाल रहा है, खोल रहा है, ड्रॉअर से सामान से निकाल के फेंकते जा रहा है, फेंकते जा रहा है, फेंकते जा रहा है, बर्तन निकालते जा रहा है, फेंकते जा रहा है, पूरा घर बिखरा पड़ा है। बच्चा 1 सेकंड के लिए रोक नहीं सकता। वो जो भी ये सब काम कर रहा है, वो है बिना मतलब के काम जिसमें कोई पर्पस नहीं है। या फिर बच्चा बिना मतलब के इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर चलते जा रहा है। तो ये हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसको बोलते हैं हाइपर एक्टिविटी। ये हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम है इमोशनल रेगुलेशन। मतलब क्या है? बच्चे के बिहेवियर कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर उसको नहीं बोलोगे ये नहीं करना है, तो वो बच्चा चिल्लाने लग जाएगा, बच्चा ज़मीन पे लेट जाएगा, बच्चा चीज़ें पटकने लग जाएगा, बाइट करने लग जाएगा। मतलब वो ना कर ही नहीं सकते। अगर मैं उसको बोलूँगा ये खिलौना मैं ले लूँगा, तो वो तूफ़ान खड़ा कर देगा। तो उससे कोई भी चीज़ लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। एग्ज़ाम्पल इसका दूसरा ये भी रहता है कि आप पार्क में जा रहे हो, बच्चे को झूले पे बैठा है, आप उसको बोलोगे घर पे चलना है, तो बच्चा ज़मीन पे लेट जाता है। तो आपके लिए ये बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है कि बच्चे को बिहेवियर्स में कैसे हैंडल करो। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी इमोशनल रेगुलेशंस। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी आती है स्पीच डिले और लैंग्वेज डिले। ये हमारी सबसे सारे पेरेंट्स के लिए सबसे नंबर 1 प्रॉब्लम है, बट इसको हम सबसे लास्ट में बोलते हैं। क्योंकि लिए जब तक बच्चा सुनेगा नहीं, नाम पे रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, आई कॉन्टैक्ट, रिस्पॉन्स नहीं करेगा, तब तक बच्चा बोलेगा कैसे? स्पीच वाले बोलते भी हैं। मतलब उन्होंने इतना यूट्यूब देखा है कि वो राइम्स बोलते रहते हैं, 1 2 3 4 बोलते रहते हैं या एबीसीडी बोलते रहते हैं। अब इसको बोलते हैं रिकॉर्डेड स्पीच। अब रिकॉर्डेड स्पीच क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ। रिकॉर्डेड स्पीच ये होती है कि बच्चे ने टीवी, मोबाइल, यूट्यूब पर जो चीज़ें सुनी है वही वो बोलते जा रहा है, लेकिन उसके अलावा उसको कुछ नहीं आता है। अगर मैं उसको दिन भर भी रास्ते में वो कई अल्फ़ाबेट्स पढ़ते जा रहा है, एबीसीडी बोलते जा रहा है या सेम धुन गुनगुनाते जा रहा है। अब ये धुन में काफ़ी बार वर्ड्स हो सकते हैं, काफ़ी बार साउंड्स रह सकती है या कुछ भी नहीं रह सकता है। कभी-कभार बच्चे सिर्फ़ धुन गाते रह गए तो आपको लगेगा कि बच्चे को बहुत गाना पसंद है, उसको राइम्स पसंद है। लेकिन उसको उसको बोलते हैं रिकॉर्डेड स्पीच। कभी-कभार वो पूरे सेंटेंसेस भी बोलने लग जाएगा। मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। अब इसको बोलते हैं इकोलेलिया। इकोलेलिया मतलब एक ही सेंटेंस बिना मतलब के बोलते रहना। अब इसी का डिलेड दूसरा वर्जन होता है डिलेड इकोलेलिया। डिलेड इकोलेलिया मतलब एक ही सेंटेंस पूरे दिन भर अलग-अलग टाइम पे जाना है, मुझे वो नहीं खाना है, मुझे वो नहीं खाना है, मुझे वो नहीं खाना है। कहीं भी जाओ आप वो एक ही सेंटेंस बोल रहा है। तो बच्चे का माइंड एक लूप में अटक गया है। तो इसको बोलते हैं स्पीच डिले, लैंग्वेज डिले जिसमें अलग-अलग तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम्स हमारी आती है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स। तो जिनके बच्चे बड़े हैं, 3, 4, 5 साल के हो गए, जो लोग स्पीच डिले नोटिस कर रहे हैं, अब उसमें प्रॉब्लम्स क्या आती है? बच्चा उम्र के साथ थोड़ा बहुत सुधार हो जाता है, थोड़ी बहुत हाइपर एक्टिविटी कम हो जाती है, थोड़ा बहुत बोलने लग जाता है और अपने काम का बोलने लग जाता है। मुझे वो चाहिए, मुझे बाहर जाना है, मुझे नहीं जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो नहीं करना है। मतलब क्या है? इसको बोलते हैं नीड बेस्ड कम्युनिकेशन। नीड बेस्ड कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है कि बच्चा अपनी ज़रूरत तक की चीज़ खाली बोल दे रहा है, उसके अलावा उसको कुछ नहीं आता है। एग्ज़ाम्पल क्या होता है? ये बच्चे जो नीड बेस्ड कम्युनिकेशन है वो स्मॉल सेंटेंसेस तो बोल रहे हैं, थोड़ा बहुत बोल तो रहे हैं, तो पेरेंट्स को लगता है अब तो सब कुछ ठीक होने लग गया, बट सब कुछ ठीक नहीं होने लगा है। अगर आप उसको पूछोगे ये क्या है? तो ये है टॉर्च। तो शायद आपका बच्चा बोल दे, शायद आपका बच्चा ना बोले। अब इसका नेक्स्ट वर्ज़न क्या है? ये किसकी टॉर्च है? किसकी टॉर्च आ गया मतलब कम्युनिकेशन, क्वेश्चन आंसर आ गया। आपका बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। ये किसकी टॉर्च है? ये अंकल की टॉर्च है या मम्मी की टॉर्च है, ये मेरी टॉर्च है। तीनों में से उसने कुछ भी जवाब दे दिया, तो मुझे समझ जाएगा कि बच्चे का कम्युनिकेशन ठीक-ठाक है, अंडरस्टैंडिंग ठीक-ठाक है। अब कोई-कोई बच्चे 5-6 साल के वो ये जवाब दे देंगे, ये कौन से कलर की टॉर्च है? ये व्हाइट कलर की टॉर्च है। अब पेरेंट्स क्या करेंगे? इसको सिम्प्लीफाई कर देंगे। व्हिच कलर? व्हिच कलर बहुत ईज़ी टास्क है। ये कौन से कलर की टॉर्च है? थोड़ा-सा डिफिकल्ट क्वेश्चन। टॉर्च से क्या करते हो? टॉर्च से लाइट देते हो। लाइट कब लगाते हो? अंधेरा होने पे लगाते हो। अब इसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन एंड आंसर। तो अगर आपका बच्चा इस तरह के सवाल-जवाब नहीं कर रहा है, तो कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम्स है, जो कि ऑटिज़्म का एक सिम्पटम हो सकता है। तो आपके बच्चे के सिम्पटम्स बहुत अलग-अलग रह सकते हैं। उम्र के हिसाब से सिम्पटम्स बहुत अलग-अलग हो जाते हैं। मतलब ये नहीं है कि बच्चा बोल नहीं रहा है। स्पीच डिले मतलब और ऑटिज़्म में आपको 3 चीज़ चेक करनी है। बच्चा नाम पे रिस्पॉन्ड कर रहा है, एक बार में रिस्पॉन्ड कर रहा है, तुरंत रिस्पॉन्ड कर रहा है, आई कॉन्टैक्ट मेंटेन कर रहा है
इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा है। तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी ये आती है कि बच्चा आइडेंटिफाई कर रहा है या इंस्ट्रक्शंस ओबे कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब आइडेंटिफिकेशन जो है, उसके 3-4 पहलू होते हैं। मैं पूछूँगा बच्चे से, "ये क्या है?" "ये कौन है?" "मम्मी है।" "ये कौन है?" "पापा है।" "ये कौन है?" "दादू है।" तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। नेक्स्ट चीज़ें आती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सराउंडिंग्स, मतलब घर के माहौल में जो चीज़ें हैं, बच्चा आइडेंटिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसमें कॉमन चीज़ें आती है, मेरे रूम में टेबल, चेयर, दरवाज़ा, खिड़कियाँ, पर्दे, चम्मच, कटोरी, प्लेट और ग्लास। तो बच्चा ये सब चीज़ें पहचान रहा है कि नहीं पहचान रहा है। और आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल्फ, मतलब खुद के बारे में। आद्विक का नोज़ कहाँ है, आद्विक की आइज़ कहाँ है, आद्विक का हेड कहाँ है, आद्विक का शर्ट कहाँ है, आद्विक की पेन कहाँ है, मम्मी का नोज़ कहाँ है। तो हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है आइडेंटिफिकेशन। ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई है, मेंबर्स बच्चा 15 महीने पे आइडेंटिफाई कर लेता है। 18 से 20 महीने में वो बॉडी पार्ट्स, सारे बॉडी पार्ट्स, 8-10 बॉडी पार्ट्स, 8-10 घर की चीज़ें पॉइंट कर लेगा। वो बोलेगा या नहीं बोलेगा, पता नहीं। एग्ज़ाम्पल, मैं आपसे आद्विक से पूछ रहा हूँ, आद्विक खिड़की कहाँ है? तो मैं सिर्फ़ एक ही चीज़ एक्सपेक्ट करता हूँ, बच्चा खिड़की की तरफ देखे और वो पॉइंट कर दे। तो पॉइंटिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसको बोलते हैं प्री वर्बल कम्युनिकेशन। क्या आपका बच्चा पॉइंट कर रहा है या पॉइंट नहीं कर रहा है और आपको हाथ पकड़ के ले जा रहा है। तो आपका मानना हमेशा रहता है कि बच्चा मेरा बहुत इंटेलिजेंट है, वो अपनी पसंद की सारी चीज़ करवा लेता है। किचन में हाथ पकड़ के ले जाता है, मुझे बाहर हाथ पकड़ के ले जा रहा है। तो ये एक बहुत प्रॉब्लमैटिक बात है, इसको बोलते हैं हैंड लीडिंग। हैंड लीडिंग मतलब क्या हो रहा है? हैंड लीडिंग मतलब बच्चा पॉइंट नहीं कर रहा है। बोलने का, कम्युनिकेशन का फर्स्ट स्टेप है पॉइंट करना। मतलब मुझे बच्चे ने वो पॉइंट कर दिया, तो मुझे समझ गया कि बच्चे को बाहर जाना है, मैं समझ जाऊँगा। तो बच्चे ने अपने डिज़ायर्स कम्युनिकेट कर दिया, अगर वो मुझे हाथ पकड़ के लेके गया तो वो एक तरह का बुरी बात है, बिकॉज़ बच्चे का पॉइंटिंग नहीं आया। तो ये सारे सिम्पटम्स ऑटिज़्म के होते हैं। अब ऑटिज़्म क्यों होता है? इसका जवाब तो बहुत ही मुश्किल है। ऑटिज़्म का सबसे पहला कारण आज की दुनिया में है टीवी, मोबाइल और यूट्यूब। टीवी, मोबाइल और यूट्यूब की वजह से क्या होता है? टीवी, मोबाइल की और यूट्यूब की वजह से बच्चा इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में खो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में खो जाता है मतलब क्या होता है? वो सिर्फ़ उसी को देख के खुश होता है, उसी को देख के नाराज़ होता है, उसी को देख के वो एक्शंस करता है, उसी को देख के वो डांस करता है। तो आपको लगेगा बच्चा बहुत अच्छा है, लेकिन इस सिचुएशन में क्या हो जाता है कि बच्चा हमारे इंसानों की आवाज़, पेरेंट्स की आवाज़ पर रिस्पॉन्ड नहीं करता है। उसे आद्विक, आद्विक, आद्विक 100 बार बुला लोगे तो भी वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स से बच्चे के माइंड के डेवलपमेंट में बहुत नेगेटिव असर पड़ता है। वो नेगेटिव असर सिर्फ़ स्पीच, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग पे पड़ता है। बच्चे के इंटेलिजेंस पे नहीं पड़ता। तो बच्चे की याददाश्त बहुत सुपर तेज़ रहती है। तो सबसे पहला कारण ऑटिज़्म का है इलेक्ट्रॉनिक कंडीशनिंग, मतलब ये सारे टीवी, सोशलाइज़ेशन ही नहीं हुआ, बच्चों ने दूसरों बच्चों को मिला ही नहीं है, वो गार्डन कभी, प्ले स्कूल कभी गया ही नहीं, तो दूसरे लोगों से तालमेल ही नहीं हो, एक ही बंद दुनिया में घर की जेल में बैठा हुआ है। दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण। और तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण होते हैं जेनेटिक कारणस। जेनेटिक कारण मतलब हमारे जीन से रिलेटेड। अब पेरेंट्स का हमेशा रहेगा कि नहीं यार, मेरे बच्चे को, हमारे फैमिली में किसी को ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं, हमारे बच्चे को कैसी हो गई? 18 महीने तक हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक था, सब कुछ बोलता था, लेकिन अचानक से इसने बोलना कम कर दिया, ऐसे क्यों हो गया? तो जेनेटिक प्रॉब्लम होता है, मतलब हमारा जेनेटिक कोड। अब जैसे कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होता है एक कंप्यूटर का कोड। तो आपका कंप्यूटर का फिजिकल स्ट्रक्चर अच्छा रह सकता है, लेकिन आपका सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में गड़बड़ कर सकता है। उसकी वजह से आपका कंप्यूटर स्लो हो जाएगा। सेम इसी तरीके से हमारा बॉडी के जेनेटिक कोड में गड़बड़ आ सकती है और उसकी वजह से सिम्पटम्स आ सकते हैं। अब पेरेंट्स का मानना रहेगा कि यार, मेरा बच्चा तो 18 महीने तक ठीक था, फिर 18 महीने के बाद ऐसा क्यों हुआ? जेनेटिक बीमारियों के लक्षण किसी भी एज पे आ सकते हैं। 12 महीने, 18 महीने, 6 महीने, 2 साल, 3 साल, 4 साल। अब डिपेंड करता है आपके इंटेलिजेंस पे कि आपने कितना जल्दी प्रॉब्लम्स पकड़ी है। अब बहुत से पेरेंट्स का मेरे पास जो आते हैं, उनका कहना रहता है कि कुछ ना कुछ लक्षण उनको 12-14 महीने से ही लग रहे थे कि बच्चा इतना अच्छा इंटरैक्ट नहीं कर रहा है। तो चाहे आपका बच्चा 18 महीने तक ठीक हो, 24 महीने तक ठीक हो, तो भी ऑटिज़्म डेफ़िनिटली हो सकता है। जेनेटिक कोड में एब्नॉर्मैलिटीज़ आ जा सकती है। जेनेटिक कोड में प्रॉब्लम्स आना मतलब जेनेटिक होना मतलब पूरे परिवार में होना ऐसा ज़रूरी नहीं है। पहली बार भी परिवार में किसी को आ सकती है। तो इसमें जेनेटिक बीमारियाँ भी होती हैं। तो ये 3 कारण हमारे ऑटिज़्म के सबसे ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और कारण हैं जिसके बारे में इस बारे में डिस्कस नहीं करूँगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सिंपल भी है और डिफ़िकल्ट भी है। सिंपल मतलब क्या है कि बच्चे को टाइम देना पड़ेगा, सारे पेरेंट्स दे रहे हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, सारे पेरेंट्स कर रहे हैं, कंटीन्यूअस बोलते रहो, सारे पेरेंट्स बोलते रहे, कंटीन्यूअस इंटरैक्ट करो, सारे पेरेंट्स बोलते रह रहे हैं। तो ये चारों चीज़ें चारों पेरेंट्स सारे करते रहे। अब ऑटिज़्म में सुधारने के लिए हाँ, आपको लगता है कि सबसे मेन प्रॉब्लम है स्पीच, तो आप सबसे पहले स्पीच थेरेपी स्टार्ट कर देते हो, यहाँ पे सबसे पहली गलती होती है। तो ऑटिज़्म सुधारने के लिए बच्चे को 6 तरह की थेरेपियाँ लगती है, जिसमें होती है स्पीच थेरेपी नंबर 1, जिसमें होता है ऑक्यूपेशन थेरेपी नंबर 2,
नंबर 3 होता है सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी, नंबर 3 नंबर 4 होता है प्ले थेरेपी, नंबर 4 बिहेवियर थेरेपी, नंबर 5 अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस एबीए थेरेपी, नंबर 6 और ऑक्यूपेशन थेरेपी के और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं जिसको बोलते हैं वेस्टिबुलर थेरेपी, प्रोप्रियोसेप्टिव थेरेपी और ये सब थेरेपियों की ज़रूरत होती है। तो इससे आई होप मैंने आपके काफ़ी सारे डाउट्स ऑटिज़्म और स्पीच डिले से रिलेटेड क्लियर कर दिए हैं।